नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुनझुन एजुकेशन पर। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2025 शेखावाटी विश्वविद्यालय में जो स्वच्छ भारत वैल्यू एडेड कोर्स में जो स्वच्छ भारत पेपर है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न, पूरे प्रश्न वही रहेंगे जो आपके सिलेबस में है। सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो आगे जो आपके पेपर होंगे उनके भी आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको मिल जाए, ठीक है। पूरी जो पीडीएफ है वो नितेश तिवारी सर द्वारा बनाई हुई है। आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, नितेश तिवारी झुंझुनू। जो भी पेपर के गेस पेपर आपको चाहिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आप इस पे मैसेज कर देना, नितेश तिवारी झुंझुनू भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वैल्यूड कोर्स में 4 विषय चलते हैं, उसमें से पर्सनल डेवलपमेंट का मैं पहले बता चुका हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्न। सेकेंड है स्वच्छ भारत, और थर्ड है साइकोलॉजी फॉर एवरीडे लिविंग, एंड फोर्थ है नेशनल कैडेट कोर। तो इसमें देखो ज्यादातर बच्चों ने पर्सनल डेवलपमेंट और स्वच्छ भारत ही चूज किया है। तो पर्सनल डेवलपमेंट जिसने सिलेक्ट किया है उसका वीडियो झुंझुनू एजुकेशन इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, वहां से आप देख सकते हैं। जो उसकी जो लिंक है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप लोग पर्सनल डेवलपमेंट वाले क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन के साथ आंसर भी है। अब अपन स्वच्छ भारत की बात करते हैं। स्वच्छ भारत, ठीक है, ये विषय भी बहुत से लोगों ने ले रखा है, तो इसको भी आप लोग देखिए, सारे क्वेश्चंस आंसर के साथ है और वही क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में है। सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं लिया है, तो इसको आप लोग रट लेना, ठीक है, फटाफट। और एक झुंझुनू एजुकेशन नाम से अपना टेलीग्राम चैनल, उस पे इस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो उस पीडीएफ को देखने के लिए झुंझुनू एजुकेशन जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। यूनिट फर्स्ट है, आपकी यूनिट फर्स्ट है, इसका यूनिट फर्स्ट कौन सी है? इंट्रोडक्शन टू स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान का इंट्रोडक्शन है, उसको लेके जो पहली यूनिट है, इसमें पहला क्वेश्चन गांधीनियन फिलोसफी ऑफ क्लीनलीनेस, ठीक है। जो स्वच्छता का जो गांधीवादी दर्शन है उसके बारे में पहला क्वेश्चन ये रहेगा आपका सिलेबस का, ठीक है। तो उसको देखेंगे। स्वच्छता का गांधीवादी दर्शन इस बात पर जोर देता है कि साथियों, स्वच्छता केवल एक व्यक्तिगत स्वच्छता अभ्यास नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत कल्याण और राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। जो स्वच्छता है वो सिर्फ अभ्यास नहीं है, वो अपने कल्याण और राष्ट्र प्रगति के लिए भी आवश्यक है। यह शारीरिक स्वच्छता से आगे बढ़कर मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता को भी समाहित करता है, तथा इसे स्वच्छता ईश्वरीयता की बात आती है कि अवधारणा से जोड़ता है। स्वच्छता ईश्वरीयता के बाद आने वाला दूसरा पॉइंट है, ये इस अवधारणा से जोड़ता है। तो स्वच्छता पे गांधीवादी दर्शन के प्रमुख पहलू कौन से हैं? व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता। दोबारा बताना चाहूंगा, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर देख लेना, वहां पे अपलोड कर दूंगा। गांधी जी ने व्यक्तिगत स्वच्छता की महत्व पर बल दिया, जिसे नियमित रूप से हाथ धोना, दांत साफ करना और स्नान करना जैसी आदतें शामिल है। उन्होंने सार्वजनिक स्वच्छता की भी वकालत की है, तथा आसपास के वातावरण को साफ रखने, कूड़ा कचरा फैलाने से बचने तथा कचरे को उचित तरीके से निपटान करने की आवश्यकता पर बल दिया। साथियों, सेकंड पहलू है सामाजिक जिम्मेदारी। स्वच्छता के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी भी अपनी। तो देखो, गांधी जी का मानना था कि स्वच्छता एक सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी को सार्वजनिक स्थानों सहित अपने आसपास की सफाई में भाग लेने के प्रोत्साहित किया। उन्होंने श्रम की गरिमा और समानता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए व्यक्तियों से सफाई कर्मी का भूमिका निभाने की भी वकालत की है, कि हर इंसान की जिम्मेदारी है कि सामाजिक जो जगह है वहां पर भी सफाई रखे। स्वच्छता और कल्याण से संबंध। गांधी जी स्वच्छता, स्वास्थ्य और अच्छे स्वास्थ्य के बीच सीधा संबंध पहचाना है। उनका मानना था कि खराब स्वच्छता और स्वच्छता की कमी बीमारियों, सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देती है। नैतिक और आध्यात्मिक महत्व है। गांधी जी ने स्वच्छता और ईश्वरीयता के सम्मान बताया है। स्वच्छता को किसके समान बताया? ईश्वर के समान। तथा इस बात पर बल दिया है कि आंतरिक स्वच्छता और आत्मा की पवित्रता, मन और आत्मा की पवित्रता है, वही उसको अपन आंतरिक स्वच्छता बोलते हैं। बाहरी स्वच्छता जितनी ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि अंदर की जो अपनी स्वच्छता, आपका मन कपट से नहीं होना चाहिए, वो भी बाहरी स्वच्छता जितनी ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक मानदंडों को चुनौती देना। गांधी जी ने इस धारणा को चुनौती दी है कि मेला डोना एक निम्न जाति का कार्य है, तथा उन्होंने सभी कार्यों की गरिमा की वकालत की है। और स्वच्छता बनाए रखने के लिए, जो स्वच्छता है उसको बनाए रखने के लिए सभी की भागीदारी आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि जो कुछ कास्ट है वही नहीं करेंगी,
हम सबको मिलकर ही स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। क्रिया उन्मुख दृष्टिकोण, सम जो गांधी जी ने उपदेश दिया साथियों, उसका भी पालन किया। सफाई गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। कि गांधी जी ने कहा कि सफाई गतिविधि करनी चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले खुद से स्टार्ट किया। उन्होंने अपने लेख और भाषण के माध्यम से लोगों को स्वच्छता और उच्च सफाई के महत्व के बारे में शिक्षित किया। सामाजिक सुधार फाउंडेशन, गांधी जी का स्वच्छता पर जोर केवल सौंदर्य परक चिंता नहीं थी, यह सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय प्रगति के लिए उनके व्यापक दृष्टिकोण की आधारशिला थी। स्वच्छ भारत अभियान की प्रेरणा, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी के स्वच्छता के दर्शन से प्रेरित है, जिसका लक्ष्य एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाना है। इनका लक्ष्य था कि स्वच्छ भारत बनाना अपन को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान, सिलेबस में भी आपका सेकंड पॉइंट यही है कि स्वच्छ भारत अभियान क्या था। तो ध्यान में होना चाहिए कि स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य क्या था, शहरी भारत को खुले में शौच से मुक्त करना तथा देश में 4041 सर्वाधिक कस्बे में नगरीय ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करना, खुले में मल त्याग की प्रथा को समाप्त करना। स्वच्छ भारत अभियान का यही मकसद था कि सबके घर में शौचालय, कोई भी बाहर शौच ना करे, ठीक है। ये एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों और अधोसंरचना को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ करना रखना है। हाइजीन, सैनिटाइजेशन एंड सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, स्वच्छता, सफाई और टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन, ये क्या है? यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण परस्पर जुड़ी अवधारणाएं हैं साथियों। स्वच्छता से तात्पर्य उन प्रथाओं से है जो स्वच्छता बनाए रखती है और बीमारियों को रोकती है, जबकि स्वच्छता अपशिष्ट विशेष रूप से मानव मल के सुरक्षित प्रबंधन पर केंद्रित है। सतत अपशिष्ट प्रबंधन का उद्देश्य अपशिष्ट उत्पादन को न्यूनतम करना तथा उसकी जिम्मेदारी पूर्ण निपटान अधिकतम करना, जिससे पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। स्वच्छता से हाथ धोना, व्यक्तिगत सफाई और खाद्य सुरक्षा जैसी प्रथाएं शामिल है, जिनका उद्देश्य कीटाणु और बीमारियों के प्रसार को रोकना है। व्यक्तिगत तथा सामुदायिक कल्याण के लिए प्रभावी स्वच्छता आवश्यक है। अब इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं स्वच्छता अपशिष्ट में, इसमें मल प्रबंधन हुआ, ठीक है, कि सॉरी मल पर जो प्रदूषण है उसको रोकने के लिए मानव अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान, अपशिष्ट जल प्रबंधन, ठीक है, जल जनित जो रोग हैं उनके लिए भी अपशिष्ट जल का उपचार तथा निपटान, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, इसको देख लेना आप लोग। अगला स्रोत में कमी, उत्पादन के बिंदु पर अपशिष्ट को कम करना, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण, सामग्री को फेंकने की बजाय उसे दूसरा जीवन देना, ठीक है साथियों। खाद बनाना, पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी बनाने के लिए जैविक अपशिष्ट का उपयोग करना, सुरक्षित निपटान, अपशिष्ट अपशिष्ट के निपटान के लिए पर्यावरण की दृष्टि से उचित तरीकों का क्रियान्वयन, अंतर संबंध, स्वच्छता, सफाई और टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खराब स्वच्छता प्रथाओं से पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है, जिससे रोग संचरण का खतरा बढ़ सकता है, जबकि प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन से समग्र स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। स्वस्थ और टिकाऊ समुदाय बनाने के लिए इन तीनों को एकीकृत करने वाला समग्र दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है साथियों। उदाहरण, भारत में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए जो स्वच्छता है उसका अपशिष्ट प्रबंधन दोनों पर जोर देता है। टिकाऊ स्वच्छता प्रणालियां, उपयोगकर्ता अनुभव से लेकर अपशिष्ट उपचार और पुनः उपयोग तक संपूर्ण अपशिष्ट चक्र पर विचार करें, जिससे दीर्घकालिक पर्यावरण का संरक्षण उसको बढ़ावा मिले। प्रकृति आधारित समाधान, जो प्रकृति आधारित समाधान है उनका क्या बात करते हैं, हरित बुनियादी ढांचे की तरह तूफानी जल प्रबंधन करके प्रदूषण को कम करके स्वच्छता को सुधार किया जा सकता है। इस प्रकार से आपके कुछ पॉइंट्स थे पहली यूनिट में। अब आपकी सेकंड यूनिट आती है इंडिकेटर्स फॉर स्वच्छ भारत रूरल। सेकंड यूनिट आपके सिलेबस की ये है। इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला टॉपिक है सैनिटाइजेशन कवरेज अक्रॉस हाउस होल्ड 2014 से 2022। तो देखो 2014 में ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 38.7 38.7 38.7% घरों में शौचालय थे,
जबकि 2022 तक यह संख्या बढ़कर 100% हो गई। अब सबके घर में शौचालय है। अकॉर्डिंग टू पीआरएस इंडिया, शहरी क्षेत्रों में 2014 में 70% घरों में शौचालय थे और अब 2022 में 100%। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो सॉरी हर गांव में हर घर में शौचालय होना था, तो वो आज बन गया है स्वच्छ भारत अभियान के तहत। देखो अपन 2024 और 22 की जो स्थिति पूछे वो देखते हैं। ग्रामीण शहरों में, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, तो ग्रामीण में 38.7% घरों में शौचालय था और शहरों में 70%। खुले में शौच की एक बड़ी समस्या थी 2014 में। 2022 से बात करते हैं तो ग्रामीण और शहरी दोनों में 100% हो गए और लगभग हद तक, अधिकतम हद तक जो शौच की समस्या खत्म हो गई, वो खुले में शौच नहीं होना है। यहाँ ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 100% कवरेज का मतलब ये नहीं कि सभी लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। 15वीं वित्त आयोग ने पाया कि शौचालय की उपलब्धता के बावजूद खुले में शौच की प्रथा अभी भी कुछ क्षेत्रों में मौजूद है और कुछ लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता है। सेकंड इसमें पॉइंट है ओपन डेफिकेशन फ्री ओडीएफ विलेजेस पैरामीटर्स। सेकंड पॉइंट ये रहेगा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आएंगे जो बता रहा हूं। तो इसमें देखो, खुले से शौच मुक्त, जहां खुला में कोई शौच नहीं जाता, ऐसा गांव उसको ओडीएफ गांव की श्रेणी में मानते हैं, जहां प्रत्येक घर के साथ साथ सार्वजनिक और सामुदायिक संस्थानों सुरक्षित शौचालय सुविधाएं तक पहुंच और उनका उपयोग करने की सुविधा हो, तब पर्यावरण में कोई भी मल दिखाई न दे। इसका अर्थ है खुले में शौच को समाप्त करना तथा मल मौखिक माध्यम से रोगों को संचरण के रोकने के लिए मानव मल का उचित निपटान सुनिश्चित आवश्यक है। साथियों, यहाँ प्रमुख मापदंड कौन कौन से हैं? घरेलू शौचालय, ठीक है, शौचालय सुविधा प्रत्येक घर में शौचालय होना चाहिए। सामुदायिक शौचालय, जैसे समाज में एक शौचालय हो, या आजकल अपन देखते हैं कि जो सुलभ शौचालय वगैरह है उनको इसमें रखा गया है। सार्वजनिक शौचालय, ठीक है, वाणिज्य क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से सार्वजनिक शौचालय है। अगला पॉइंट है इसमें उपयोग तथा रख रखाव, तो 100% उपयोग, कि अगर शौचालय हो तो उसका 100% उपयोग कीजिए। उचित उपयोग, इसमें क्या देखेंगे, इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि शौचालय को सही ढंग से उपयोग किया जाती है तथा शौच के बाद हाथ धोने जैसी उचित स्वच्छता प्रथाओं का पालन करना चाहिए। ठीक है, शौचालय रख रखाव, शौचालय को साफ सफाई के अनुसार रखना चाहिए तो उसकी मरम्मत की होनी चाहिए। सुरक्षित निपटान, जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका सुरक्षित निपटान होना चाहिए। मक्खी रोधी, शौचालय को इस प्रकार डिजाइन और रख रखाव किया जाना चाहिए मक्खियां कचरे तक न पहुंच सके। ठीक है, मक्खियां नहीं पहुंचनी चाहिए शौचालय में। पर्यावरण स्वच्छता, तो इसमें क्या बात करेंगे, कोई दृश्य मल नहीं, कि कहीं भी मल दिखाई नहीं देना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, कचरे का प्रबंधन होना चाहिए। ठीक है, 3 पॉइंट इसमें। स्थिरता, इससे पहला है निरंतर उपयोग, कि हमेशा उपयोग रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि शौचालय एक बार उपयोग किया फिर दूसरी बार फिर खुले में घूम रहे हो आप लोग। व्यवहार परिवर्तन, इसमें शौचालय के उपयोग उचित व्यवस्था प्रथाओं को बनाए रखने निरंतर जागरूकता अभियान और जो कार्यक्रम है और सामुदायिक भागीदारी शामिल है। निगरानी और मूल्यांकन, निगरानी तंत्र होना चाहिए, निगरानी रखनी चाहिए। ठीक है, ओडीएफ प्लस मॉडल की इंडिकेटर्स, ये अगला आपका अगला क्वेश्चन है इस यूनिट में। तो भारत में ओडीएफ जो प्लस गांव है जिसने ओडीएफ का दर्जा हासिल किया है उनको कायम रखा है। ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को लागू किया है तथा न्यूनतम कूड़े स्थिर अपशिष्ट जल के साथ पर स्वच्छ वातावरण बनाए रखा है। इसमें ओडीएफ से संबंधित सूचना, शिक्षा और सामग्री प्रदर्शित की गई है। ठीक है, विवरण क्या है, सतत ओडीएफ स्थिति गांव में साथियों खुले में शौच से मुक्त होने का दर्जा बरकरार रखना होगा। जो ओडीएफ की स्थिति के लिए क्या क्या करना होगा, इसका तात्पर्य शौचालय का निरंतर उपयोग किया जाएगा तब खुले में शौच की कोई घटना नहीं आएगी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है, गांव में ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण और निपटान के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें घर घर जाकर कचरा संग्रहण स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण, कंपोस्ट पिट या मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जैसी अपशिष्ट पर संस्करण सुविधाओं की स्थापना शामिल हो सकती है। तरल अपशिष्ट प्रबंधन, गांव में तरल अपशिष्ट जैसे शौचालय, रसोईघर, अन्य स्रोतों से निकलने वाले अपशिष्ट जल के प्रबंधन के तंत्र होना आवश्यक है। इसमें जल निकासी प्रणालियों, 100 गड्ढे, निस्सालन गड्ढों और अपशिष्ट जल संचार संयंत्रों का निर्माण भी शामिल हो सकता है साथियों। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। आगे चलते हैं अपन, जो मल कीचड़ को सुरक्षित नियंत्रण रखना भी सही जगह है।
दृश्य व्यवस्था होनी चाहिए कि गांव आपका अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। ऑडियो प्लस सूचना शिक्षा तथा संचार, गांव में ऑडियो और ऑडियो प्लस गतिविधियों संबंधी सूचना शिक्षा का संचार सामग्री प्रदर्शित की जानी चाहिए। हितधारक सहभागिता होनी चाहिए। अतिरिक्त पहलू क्या क्या है इसके वो भी देख लेते हैं अपन। गांव समग्र सौंदर्य और पर्यावरण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पार्क तथा उद्यानों के विकास जैसे उपायों का लाभ कर सकता है। कुछ ऑडियो प्लस गांव पहुंचने के लिए क्या करते हैं, जिसमें मल और सीवेज को सुरक्षित उपचार शामिल है, नालियों से जल निकाय में जाने से रोका जा सके, ठीक है। नालियों में मल वगैरह नहीं जाना चाहिए। 2 यूनिट कंप्लीट। अब थर्ड यूनिट है स्वच्छ भारत अर्बन। रूरल देखा आपने, अब अपन जो अर्बन है, शहरी है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला आएगा सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन। सतत स्वच्छता से तात्पर्य ऐसी स्वच्छता प्रणालियों से है साथियों जो प्रभावी, दीर्घकालिक और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी होने के लिए डिजाइन की गई है। यह केवल अपशिष्ट के निपटान से आगे बढ़कर अपशिष्ट जल और मल को ऐसे संसाधन के रूप में देखता है जिसे पुनर्चक्रित और पुनः उपयोग किया जा सकता है। एक प्रमुख पहलू संपूर्ण स्वच्छता मूल्य श्रृंखला में विचार करना, जिसमें उपयोगकर्ता अनुभव से लेकर उपचार और संभावित पुनः उपयोग का निपटान तक शामिल है। टिकाऊ स्वच्छता के प्रमुख पहलू कौन कौन से हैं? तो इसमें समग्र दृष्टिकोण, संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक और आर्थिक व्यवहार्यता, तकनीकी और संस्थागत उपयुक्तता, कंपोस्टिंग शौचालय, निर्मित आर्द्र भूमि, एनारोबिक डाइजेशन, ग्रे वाटर का पुनर्उपयोग, ये इसके कुछ पहलू हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने हैं। इसकी पीडीएफ जुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप लोग पढ़ लेना है इसको अच्छे से, ठीक है। आगे बात करते हैं वेस्ट वाटर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अपशिष्ट जल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में तरल और ठोस दोनों प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करने, उपचारित करने और निपटान की प्रक्रिया सम्मिलित है। इस व्यापक दृष्टिकोण का उद्देश्य मानव संसाधन, पर्यावरण और सौंदर्य पर अपशिष्ट के नकारात्मक प्रभावों का न्यूनतम करना है, साथ ही संसाधन पुनर्प्राप्ति और पुनः उपयोग को बढ़ावा देना है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में नगरपालिका अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट और निर्माण मलबे जैसी विभिन्न सामग्रियों का प्रबंधन शामिल है। प्रमुख पहलुओं से शामिल है समग्र, जो इसमें प्रमुख पहलू कौन कौन से हैं? संग्रह, परिवहन, इलाज, निपटान, ठीक है। ये इसके प्रमुख पहलू हैं। अगला इसे पॉइंट रहेगा साथियों, जो कचरा मुक्त शहर है, गेरबेज फ्री सिटीज। तो कचरा मुक्त शहर से क्या से है? वे शहरी क्षेत्र जिन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर कचरे की उपस्थिति कम करने और समाप्त करने के प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू की है। यह विभिन्न रणनीतियों जैसे स्रोत पृथक्करण, अपशिष्ट और संस्करण और नवीन मॉडलों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। कई भारतीय शहरों को कचरा मुक्त दर्जा प्राप्त करने के उनके प्रयासों के लिए मान्यता दी गई है। यहाँ तक कि कुछ को 7 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। कचरा मुक्त शहरों के प्रमुख पहलुओं का विवरण इस प्रकार है। प्रमुख रणनीतियां, स्रोत पृथक्करण, अपशिष्ट प्रसंस्करण है, नवीन मॉडल है, इसमें जन जागरूकता, भागीदारी है। कचरा मुक्त दर्जे की मान्यता प्राप्त 5 शहर कौन कौन से हैं? 7 स्टार कौन सा शहर है? इंदौर। इंदौर को भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर माना गया क्योंकि इसने असाधारण अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों का प्रदर्शन किया है। फिर आएगा 5 सितारा शहर, सूरत, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, नई मुंबई, मैसूर, नोएडा, विजयवाड़ा और पाटन जैसी कई शहरों में को 5 स्टार कचरा मुक्त शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है। 3 स्टार कौन सा है? भोपाल, विशाखापट्टनम और तिरुपति सहित कई स्टारों, जो कई शहर हैं उनको 3 स्टार, ठीक है। ये ध्यान रखना, भोपाल, विशाखापट्टनम एंड सूरत। सूरत नहीं है, सॉरी, भोपाल, विशाखापट्टनम एवं तिरुपति। समग्र दृष्टि इस प्रकार से है। कचरा मुक्त शहरों की अवधारणा स्वच्छ भारत मिशन का एक मुख्य घटक है, जिसका उद्देश्य भारत में अधिक स्वच्छ और टिकाऊ शहरी वातावरण बनाना है। यह मिशन समग्र स्वच्छता का और अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं की परिकल्पना करता है, जो भारत को विकास और पर्यावरण जिम्मेदारी के नए पथ पर अग्रसर करता है साथियों।
ठीक है। लास्ट यूनिट है फोर्थ यूनिट, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। ठीक है, यूनिट फोर्थ है, इसमें पहला पॉइंट रहेगा दृष्टिकोण और धारणा। साथियों वही क्वेश्चन जो आपकी सिलेबस में, आपकी सिलेबस में भी ऐसे कैसे सेम टू सेम, आप सिलेबस चेक कर लेना, मानसून लेके आया हूं क्या क्या होते हैं ये। दृष्टिकोण और धारणा, दृष्टिकोण और धारणा अलग अलग लेकिन परस्पर जुड़ी अवधारणाएं जो मानव व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। धारणा वह है कि हम संवेदी जानकारी के आधार पर अपने आसपास की दुनिया की व्याख्या और समझ कैसे करते हैं, जबकि दृष्टिकोण किसी चीज के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं करने में सीखी हुई प्रवृत्ति है। अतः मूलतः धारणा तय करती है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं, और दृष्टिकोण यह तय करता है कि हम यह कैसे महसूस करते हैं और किन पर उन पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। धारणा परिभाषा, प्रत्यक्षीकरण संवेदी जानकारी को व्यवस्थित करने और व्याख्या करने और समझने की प्रक्रिया है। इसमें यह शामिल है कि हमने पर्यावरण के प्रति जो उत्तेजनाएं हैं उनका चयन और संगठन किस प्रकार से करते हैं। प्रभाव, हमारी धारणाएं पिछले अनुभवों तथा ज्ञान विश्वासों और यहाँ तक कि हमारी वर्तमान भावनात्मक स्थिति से भी प्रभावित होती है। उदाहरण, यदि किसी को कुत्तों के साथ नकारात्मक अनुभव हुआ है तो वह सभी कुत्तों को संभावित रूप से खतरनाक मान सकता है, भले उस कुत्ते का वास्तविक स्वभाव कुछ भी हो। कि आपका जैसा किसी के साथ व्यवहार हुआ, नेचर हुआ, आप उसको वैसे समझोगे, फिर दुनिया को, पूरी दुनिया को वैसे समझोगे आप। जरूरी भाग, ठीक है, इसमें नजरिया हो गया, पॉइंट है कुछ महत्वपूर्ण देख लेना इनको। प्रभाव, अवयव, संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारिक। धारणा दृष्टिकोण से पहले आती है, पढ़ लेना, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। दृष्टिकोण धारणा को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण, अंतर्गुथित। सेकंड पॉइंट है इसमें ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल इश्यूज ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। भारत में साफ सफाई और स्वच्छता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद स्वच्छ भारत अभियान को परिचालन और वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इनमें बुनियादी ढांचे के रख रखाव, शौचालयों के उपयोग के प्रति व्यवहारिक प्रतिरोध, शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और निरंतर वित्त पोषण की आवश्यकता जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कार्य की दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित करना और विभिन्न क्षेत्रों में समस्या तक पहुंच में असमानताओं को दूर करना प्रमुख चिंताएं बनी हुई है। परिचालित चुनौतियां कौन कौन सी है? व्यवहारिक प्रतिरोध साथियों, बुनियादी ढांचों का रख रखाव, शहरी अपशिष्ट प्रबंधन, दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच, निगरानी और मूल्यांकन, वित्त पोषण स्थिरता, संसाधनों का आवंटन, निजी क्षेत्र की भागीदारी, लागत प्रभावशील, संचालन और रख रखाव। अगला इसमें पॉइंट रहेगा मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजन और स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन के प्रति स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन प्रगति पर नजर रखने और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक बहुस्तरीय निगरानी और पर्यवेक्षण प्रणाली का उपयोग करते हैं। इसमें केंद्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर विभिन्न समितियों का जो साथ साथ है वो स्वतंत्र मूल्यांकन तकनीकी प्लेटफॉर्म में शामिल है। निगरानी और पर्यवेक्षण तंत्र कौन कौन से हैं? केंद्रीय स्तर से निगरानी करते हैं, राज्य स्तर से करते हैं, जिला स्तर से, ठीक है, स्थानीय स्तर से, और स्वतंत्र मूल्यांकन। ठीक है, स्वतंत्र कौन सा होता है? राज्य वगैरह तो आप जान जाओगे। तृतीय पक्ष एजेंसियां विभिन्न पहल हैं उनकी प्रगति और स्थिति को सामान्य करने के लिए सर्वेक्षण मूल्यांकन करती है तथा मिशन को प्रभावशीलता पर स्वतंत्र फीडबैक प्रदान करती है। तकनीकी प्लेटफॉर्म, ठीक है, विस्तृत निगरानियां गतिविधियां कौन कौन सी है? तो शौचालयों का निर्माण इसमें पहला पॉइंट आएगा, दूसरा कचरे का प्रबंधन, तीसरा सामुदायिक भागीदारी, चौथा व्यवहार में परिवर्तन, पांचवा डेटा संग्रहण, फिर डेटा संग्रहण हो गया, फिर आगे है नियमित समीक्षाएं, प्रदूषण मूल्यांकन, जन जागरूकता अभियान। ठीक है, तो ये हुए। फिर बीच में एक बात बताऊंगा, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम नितेश तिवारी झुंझुनू पर मैसेज कर सकते हैं, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, नितेश तिवारी झुंझुनू पे आप लोग मैसेज कर देना फॉलो करके इंस्टाग्राम को। अगला इसमें पॉइंट है कम्युनिटी मोबाइलाइजेशन, सामुदायिक लामबंदी, समुदाय के सदस्यों को आवश्यकताओं, संसाधनों और संसाधनों की समाधानों, सॉरी एक मिनट वापस से पढ़ेंगे, कुछ वर्ड गलत हो गए इसमें। सामुदायिक लामबंदी, समुदाय के सदस्यों को आवश्यकताओं, संसाधनों, समाधानों की पहचान करने और भागीदारी को बढ़ावा देने और सकारात्मकता परिवर्तन
के लिए शामिल करने की प्रक्रिया है। यह समुदाय को अपने विकास का स्वामित्व के लिए सशक्त बनाता है, जिससे स्थायित्व और आत्मनिर्भरता बढ़ती है। इस दृष्टिकोण में जागरूकता बढ़ाना, क्षमता निर्माण करना तथा विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए सामूहिक कार्यवाही की सुविधाजनक बनाना है। इसके जो मुख्य पहलू कौन सा है? हितधारी जो हितधारक है सहभागिता होनी चाहिए, आवश्यकता के अनुसार मूल्यांकन होना चाहिए, क्षमता निर्माण होनी चाहिए, सामूहिक कार्यवाही होनी चाहिए, वहनीयता होनी चाहिए, नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण होना चाहिए, आपका सशक्तिकरण होना चाहिए, स्कूल विकास होना चाहिए, स्वास्थ्य की पहल होनी चाहिए, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय, जो सामुदायिक स्वामित्व में वृद्धि, उन्नत स्थिरता, बेहतर कार्यक्रम, प्रभावशीलता, सामाजिक सामंजस्य, सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन। इस प्रकार से मैंने आपको सोच बात के सारे जो सिलेबस पे आधारित क्वेश्चन है उनके आंसर शीट बता दिए हैं। तो आप लोग जो अपना इंस्टाग्राम है इस पे जाके मुझे फॉलो करके आप लोग मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से भी, जूनियर एजुकेशन टेलीग्राम, उस पे पीडीएफ है आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके जो बच्चे हुए पेपर है ना और किसी सब्जेक्ट की, वो भी सारे इसी यूट्यूब चैनल जूनियर एजुकेशन में आपको गेस्ट पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।